कोई बात नहीं, ये बड़ा बेसिक था जो पार्ट अपन पढ़ रहे हैं अभी, तो मतलब शुरू तो करेंगे इसके बाद, क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या बताना तुम लोगों को, मतलब बस एक की आइडिया रहे तुम्हें, वो चाहिए था मुझे। सो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अपन कहेंगे देख रिड्यूसिंग एजेंट एक तो मैं पहचान सकता हूँ कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीजन ना हो भी सकता है। भाई जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हमें तो बस उससे मतलब है, राइट ना। सो अब किसी ने अपन से पूछा सर ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, हाँ तो लिखा तो है ऑक्सीजन का एडिशन, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी तो है, फ्लोरीन का एडिशन लाइक दैट है, सो एडिशन करेंगे ना अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन कहेंगे कि भाई उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हटा देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव को डालेंगे, उसको भी कहेंगे। तो ये तो बड़ा बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं अपन। तो जैसे रिड्यूसिंग एजेंट है तो जरूरी नहीं कि रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीजन नहीं होगा, हो भी सकता है। दिस कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी, ऑक्सीजन है इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को वेव कर ही सकता है, और रिड्यूसिंग इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, तो दोनों जैसे वेव करेगा अपनी मर्जी। तो ये दोनों ही मतलब बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे भी, ऑक्सीडाइजिंग भी। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जनरली क्या होता है कि भाई आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखो, उसमें अपन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीजन जरूर होता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपन को ऑक्सीजन तो देखने मिल ही जाता है ना। बट आई एम नॉट टेलिंग कि भाई ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी जैसे तुमने कहा भाई F2 इन वाटर इज आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो धीरे धीरे मतलब अब ऐसे पूरे केमिस्ट्री के अगर अपन पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अपन तो धीरे 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 हो जाएगा। तो बाद में बताऊंगा, फ्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट आयोडीन वाटर होता ही नहीं। बट अगर फ्लोरीन वाटर है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन वाटर है और भी अच्छा होगा, लाइक दैट वी कैन राइट। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अपने पास जो पार्ट आएंगे वो मेन पार्ट ये होगा, सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है या कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो उसके लिए पहले अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आना चाहिए, कि जैसे अपन ने इसमें लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें लिखा अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट +6, तो वो कैसे कैलकुलेट किया। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये आना चाहिए कि किस एटम का कौन सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के बारे में अपन को पता होना चाहिए। उसके लिए अपन को लिखना होता है एक ट्रस्टेबल सीरीज ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब हम किस एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को फिक्स कर सकते हैं और दूसरे को चेंज, राइट। जैसे मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, अब अपन कहेंगे सर किसको पॉजिटिव लिखना है किसको नेगेटिव लिखना है, तो अपन कहेंगे इसको पॉजिटिव लिखो इसको नेगेटिव लिखो, क्यों, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा ठीक है, तो आप इसमें बता दो कि किसको पॉजिटिव लिखना है किसको नेगेटिव लिखना है, और लिखना कैसे है इसमें। मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, तो ये -1 है ये +1 है, वो कैसे, क्योंकि फ्लोरीन को -1 देना ही पड़ेगा, फ्लोरीन कभी प्लस हो ही नहीं सकता। लेकिन अपन कहेंगे अच्छा ठीक है Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपने ऐसे लिखा, अब बताओ किसको लिखा है, तो अपन कहेंगे भाई हाइड्रोजन सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल है, वो +1 ही होगा उन दोनों के कंपैरिजन में। ऑक्सीजन उसके बाद ट्रस्टेबल है, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, वो -2 ही होगा। तो चेंज कौन करेगा, जो लीस्ट ट्रस्टेबल होगा। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लीस्ट ट्रस्टेबल है। तो जनरली तो ऐसे होता है कि अपन 99% के 95% के आसपास सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे अपन ये सोच के कि जो भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, मतलब हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली बात हाइड्रेट्स है, उसके अलावा जो इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो सेंट्रल एटम होता है, उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना होता है। तो अपन क्या करते हैं कि चलो ऐसे एलिमेंट लिख देते हैं कुछ 4-5 जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होते हैं, बाकी अपन दूसरे का चेंज कर सकते हैं। तो वो कौन से, सर ट्रस्टेबल सीरीज नाम से एक अपन लिख लेते हैं उसको। अब ट्रस्टेबल सीरीज में सबसे पहले नंबर आता है फ्लोरीन का, वो -1 होता है हमेशा, मतलब फ्लोरीन किसी के साथ भी कंपाउंड बनाओ वो -1 ही होगा, राइट। फ्लोरीन किसी के साथ भी कंपाउंड बनाओ वो -1 ही होगा। दूसरा अपन को लिखना होता है दैट इज नॉर्मल मेटल्स है, मेटल्स की बात करेंगे मतलब नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं अपन उसे, नॉर्मल एलिमेंट अपन उनको कहते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट अपन उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स। तो अपन कहेंगे फर्स्ट ए ग्रुप +1 होता है, सेकेंड ए ग्रुप +2 होता है,
थर्ड ए ग्रुप +3 होता है, और थर्ड ए में सिर्फ एल्यूमिनियम लेना होता है अपन को, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और उसके बाद अपन लेते हैं जिंक जो +2 होता है। ये भी अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे कि भाई कभी कभी हो सकता है कि एल्यूमिनियम का सोडियम के साथ एलॉय बन जाए, तो अपन ज्यादा ट्रस्टेबल किसको, सोडियम को लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। तो उस टाइप से अपन बना लेते हैं। थर्ड वी राइट दैट कि इनके बाद अपन हाइड्रोजन पर ट्रस्ट करता है। हाइड्रोजन वैसे तो +1 होता है, लेकिन अगर मेटल हाइड्राइड है तो -1 होता है। अब हाइड्रोजन +1 कैसे, जैसे अपन कहेंगे, मान लेते हैं अपन कि भाई हमारे पास H2O है, तो ऑक्सीजन तो कम ट्रस्टेबल ही होगा, हाइड्रोजन को +1 लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा अपन +1 लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू 1 एटम लिखेंगे। एक हाइड्रोजन +1 है, दो हाइड्रोजन +2 हो गए, तो एक ऑक्सीजन -2 हो गया, राइट, एक ऑक्सीजन -2 हो जाएगा। तो ठीक है, विल गेट दैट, अपन लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। फिर अपन लिख सकते हैं दैट इज, अगर मान लो मेटल हाइड्राइड्स हैं, तो वो तो आपने बता ही रखा है सर कि ये ज्यादा अगर ट्रस्टेबल है, जैसे मैंने लिखा सोडियम हाइड्राइड, हाँ, तो फिर ये +1 होगा क्योंकि ये ज्यादा ट्रस्टेबल है और ये कम ट्रस्टेबल है, तो -1 लिखना पड़ेगा। जो ज्यादा ट्रस्टेबल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स कर दो, दूसरे का चेंज कर दो। जैसे मान लो अपन ऐसे लिखते हैं, तो अपन कहेंगे फ्लोरीन ज्यादा ट्रस्टेबल है, वो -1 होगा, हाइड्रोजन चेंज करेगा, वो +1। तो लाइक दैट वी राइट द ट्रस्टेबल सीरीज, ऐसे अपन को बताना होता है। जैसे अब अपन लिखेंगे भाई कैल्शियम हाइड्राइड है, हाँ, तो कैल्शियम +2 होगा, तो ये -1 होगा, कैल्शियम ज्यादा ट्रस्टेबल है, उसका फिक्स करना होगा मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट। अपन कहेंगे मान लो मेरे पास ऐसे कितने, तो ज्यादा ट्रस्टेबल कौन होता है, फ्लोरीन, इसका -1 होगा, एक फ्लोरीन, तो इस पर +2 होगा। ऑप्शन तो अब तक लिखा ही नहीं है, मतलब कम ट्रस्टेबल ही होता होगा, ज्यादा ट्रस्टेबल फ्लोरीन है। और अगर O2F2 लिखेंगे तो हाँ, तो ठीक है ना, इसका +1 लिख देना, क्योंकि इसका -1 है। जो ज्यादा ट्रस्टेबल है वो फिक्स होगा, जो कम ट्रस्टेबल है वो अपन चेंज करेंगे। तो मेटल हाइड्राइड्स में वी कैन राइट सो मेनी मेटल हाइड्राइड्स, उसमें हाइड्रोजन जो होता है वो एनाइन होता है मेटल हाइड्राइड्स में, फिर मेटल हाइड्राइड में, इन मेटल हाइड्राइड्स में वो एनाइन होगा ही होगा। फोर्थ वी कैन राइट दैट ऑक्सीजन। अब अगर अपन ऑक्सीजन की बात करेंगे इसके बाद, सो ऑक्सीजन में वी यूज्ड टू राइट दैट, ये तो -2 होता है, अगर ऑक्साइड है तो -2 होता है। अगर किसी में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है तो वो ऑक्साइड होता है, पेरोक्साइड में -1 होता है, और सुपर ऑक्साइड में वी राइट -1/2 होता है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हमें कैसे पता चलेगा, अपन कहेंगे आप लिखो ना, लिखने के बाद पता चल जाएगा, इसमें -2 आ रहा है, इसमें -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, इसलिए अपन ने पेरोक्साइड बनाया। तो इधर अपन लिखेंगे, मान लो अपने पास ऑक्साइड की बात करनी है, तो बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, अपन को प्रॉब्लम नहीं होता है। ये एक ऑक्साइड है, राइट, ये एक ऑक्साइड है, क्योंकि जनरली जब ऑक्साइड की बात आती है तो इसको जरूर लिखते हैं, और अपन को लगता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो अपन सोचते हैं कि अच्छा +2 ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसको -1 ले लो, और वो गलत हो जाता है, वो ऑक्साइड है, क्योंकि लेड +1 बता सकता है। सुपर ऑक्साइड, इसमें पेरोक्साइड में वी कैन राइट दैट Na2O2 पेरोक्साइड बनाएगा, K2O2 पेरोक्साइड बनाएगा, लाइक दैट वी कैन राइट दैट सो मेनी पेरोक्साइड्स आर देयर। वैसे कंपाउंड भी होते हैं, पैरासिटिक एसिड, परबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपैरासिटिक एसिड, मार्शल एसिड, ये सब के सब क्या है, पेरोक्साइड्स। वो थोड़ा बहुत आइडिया है अपन को, CrO5 हुआ है ना, तो CrO5 दैट इज अ ब्लू कलर लिक्विड, दैट इज पेरोक्साइड, उस पे आ रहे हैं धीरे धीरे। सुपर ऑक्साइड्स में जनरली अगर अपन देखें तो सुपर ऑक्साइड अपने पास कुछ एक ही होता है, पेरोक्साइड तो बहुत सारे हो सकते हैं, बेरियम भी पेरोक्साइड बना सकता है, स्ट्रोंशियम भी पेरोक्साइड बना सकता है। अब इनको तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो अपन से पूछ ही सकते हैं एग्जाम में। KO2 पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड बना सकता है, RbO2 सुपर ऑक्साइड बना सकता है, और सीजियम भी सुपर ऑक्साइड बना सकता है। भाई दोनों में से ज्यादा ट्रस्टेबल कौन, पोटेशियम, लिख दो +1। तो फिर दो ऑक्सीजन का न्यूट्रल कंपाउंड के लिए अपन को दो ऑक्सीजन का -1 लेना पड़ेगा। अगर दो ऑक्सीजन का -1 होगा तो एक का -1/2 होगा, तो अपन को पता है ऐसे, वेरी गुड, राइट। अपन कहेंगे जैसे मान लो अपने पास सोडियम है, मैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हूं, इट फॉर्म्स Na2। मैं इसको ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और हीट करता हूं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आई गॉट Na2O2।
इसको और हीट करूंगा ऑक्सीजन के साथ एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आई विल गेट दैट NaO2, बट वो काफी कम बनता है। NaO2 मतलब अपन ट्रेसेस में लिखेंगे, ट्रेसेस ही होता है, नो विल राइट लाइक दिस, क्योंकि भाई एनसीईआरटी में लिखा है तो अपन वो ट्रेसेस लिखा हुआ है तो अपन बात भी नहीं करेंगे उसकी। पोटेशियम होगा तो क्योंकि बहुत सारा पार्ट अपन एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उसी से चेक होता है, तो K2O2 बनेगा। लेकिन इसका सुपर ऑक्साइड बताया आपने, मतलब इसका सुपर ऑक्साइड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसका सुपर ऑक्साइड होता नहीं, ऑक्साइड तो होता है उसका। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, ये KO2 बन जाएगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ये बताओ तुम, ये तो ऑक्साइड है, ये तो परऑक्साइड है, और ये सुपर ऑक्साइड है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ऑक्साइड की, सुपर ऑक्साइड की या परऑक्साइड की? ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या ऑक्साइड, किसकी होगी? ऑक्साइड। तो अपन कहेंगे ज्यादा स्टेबिलिटी सुपर ऑक्साइड की होगी। ऑब्वियस सी बात है, अरे जो ज्यादा टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा उसी की तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, जो कम टेम्परेचर पे 200 डिग्री पे डिकम्पोज हो जाता है, तो फिर अपन क्यों कहेंगे कि वो ज्यादा स्टेबल है? अपन तो जो ज्यादा टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा वो स्टेबिलिटी ज्यादा है। सो अपन को पता है ये ज्यादा स्टेबल होते हैं इससे, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं इससे। और तुमने सोचा होगा अच्छा ये -2 है, चलो इसी से बता देते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीशन से कुछ नहीं होता भाई। अगर अपन से पूछेंगे बताओ Na पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, Na ज्यादा स्टेबल है, ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा स्टेबल और न्यूट्रल है, ये तो सभी एनाइन से रिएक्ट करेगा। तो अपन कहेंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हाँ, तो उससे क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है भाई, एक शेल तो है ना उसके पास, ले लेगा इलेक्ट्रॉन, राइट ना, और एनाइन होगा तो दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो स्टेबिलिटी इज नॉट विद दैट, स्टेबिलिटी अपन थर्मल स्टेबिलिटी चेक करते हैं। जब अपन से कोई कहता है कि इसकी स्टेबिलिटी बताओ, अपन थर्मल की बात करते हैं। इसके बाद अपन चेक करते हैं ऑक्सीजन के बाद, दैट इज हैलोजन्स। हैलोजन में फ्लोरीन ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए अपन को इनमें भी आपस में पता होना चाहिए कि कौन ज्यादा ट्रस्टेबल, क्योंकि अगर दे फॉर्म्स इंटर हैलोजन कंपाउंड ना, इंटर हैलोजन कंपाउंड, तो किसको प्लस लेना है और किसको माइनस लेना है वो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप इनका इनमें से किसी के साथ भी अगर कंपाउंड बनाओगे तो ये कम ट्रस्टेबल है, मतलब इनमें से इन सबको फिक्स कर लेंगे और इसको चेंज कर देंगे। जैसे अगर अपन ने लिखा ClO2 है, बताओ क्या करें, ये +4, रीजन ऑक्साइड होगा। ये +4 क्यों? हाँ, क्योंकि ये ज्यादा ट्रस्टेबल है ना ऑक्साइड। अब अपन को एक बात पता है, इसके बाद अपन नाइट्रोजन को लिख लेते हैं। नाइट्रोजन इज एक्चुअली इट इज -3। अब ये -3 होता है तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इन दोनों में से ज्यादा ट्रस्टेबल हाइड्रोजन, तो +1 हो गया, इसलिए -3 हो गया। और इन दोनों में ज्यादा ट्रस्टेबल तो अपन कहते हैं -1, तो फिर ये +3 हो गया, राइट। ये ट्रस्टेबल सीरीज है, इसके बेसिस पे अब सारे एलिमेंट थोड़ी लिखने, थोड़ा सा अपन को याद रखना है बस, फ्लोरीन, मेटल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन और नाइट्रोजन, दैट इज द ऑर्डर। अब इनका एक तो फायदा अपन को हो जाएगा, अब अपन एप्लीकेशन लिख लेते हैं भाई हमने ये क्यों किया, है ना। और एक और पॉइंट अपन लिख देंगे इसमें, ऑल एलिमेंट्स इन द एलिमेंटल स्टेट, ऑल एलिमेंट्स हैव, अपन सीधे लिख देते हैं, ऑल एलिमेंट्स हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे? तो अपन कहेंगे भाई एलिमेंट तो O2 भी होता है, एलिमेंट तो O3 भी होता है, हाँ, तो दोनों 0। ओजोन भी एलिमेंट है, वो वैसे एग्जिस्ट करता है, और O2 भी एलिमेंट है, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स एलिमेंट, तो ठीक है वो 0 हो जाएगा। Cl2 भी 0 है, सोडियम भी 0 है, एल्यूमिनियम भी 0 है, बिकॉज दे ऑल आर एलिमेंट। आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट व्हाट इज एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। तो अगर कोई एलिमेंट्स अपन को गिवन है तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गए, राइट। लेकिन अगर CH4 गिवन है तो वो थोड़ी एलिमेंट है, एक जैसे एलिमेंट थोड़ी, एक जैसे एटम थोड़ी है इसमें, तो अपन इसको एलिमेंट नहीं बोलेंगे, दे विल हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। एप्लीकेशन में एक तो अपन लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है।
कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में अपन लिखते हैं जैसे H2SO4 है, तो ये ऑटोमेटिकली अपन को पता है लीस्ट ट्रस्टेबल है। तो एक हाइड्रोजन +1 तो 2 हाइड्रोजन +2 हो गए, 4 ऑक्सीजन -2 इंटू 4 हो गया तो -8 हो गया। तो ऑब्वियसली बात है, ये अगर पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो +2 है -8 है, तो इसको क्या होना चाहिए +6। तो ये दोनों +8 -8 के बराबर हो जाएगा, +8। तो अपन ऐसे लिख लेते हैं। अब अपन से पूछेंगे अच्छा बताओ KI3 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, किसका पूछेंगे I का। वो क्यों, जो लीस्ट ट्रस्टेबल होता है उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछते हैं। तो अपन कहेंगे भाई ये तो +1 है, तो ये टोटल -1 है। हाँ तो ठीक है, ये -1/3 हो गया एक आइडियल का। मैंने आपको पहले ही कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट अपन हमेशा पर एटम लेते हैं, तभी तो अपन ऐसे कैलकुलेट भी करेंगे तो इसको 3x ले लेंगे आइडियल को और फिर कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आ गया, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो ऐसे गिवन है अपन को ये +2 हो गया, ये 4x हो गया और ये -12 हो गया, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अपन को पता है सल्फर के लिए क्या लिखना है। ये -12 है, ये +2 है, तो 4 के लिए 2.5 आ गया अपने पास, इंटू 4 हो जाएगा 2.5 इंटू 4 ना। तो अपन को +10 चाहिए, अभी +10 चाहिए, तो ये +2.5 हो गया, मतलब 4 के लिए +10 ना। तो एक के लिए कितना होगा, अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पर एटम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है अपन को, क्योंकि हम सबको पता है हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। even in if we are given like this FeCl6, अपन को पता है साइनाइड -1 होता है, एक पोटेशियम +1 सो 4 हो गया, इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये -1 इंटू 6 सो -6 हो गया, इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0 है, सो x इज इक्वल टू +2। ये अपन को पता है। कभी कभी ऐसे हो सकता है Fe3 FeCl6 और इसको मैं 3 कर लेता हूं, इसको 4 कर लेता हूं, तो अपन को पता है फिर तो सर ये आप फेरिफेरोसाइनेट का वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बता रहे हो, साइनेट को अपन टेस्ट करते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने इसके लिए पूछा, तो अपन कहेंगे सर इसमें तो आयरन 2 बार आ गया, मैं कैसे डिसाइड करूं। तो वैसे तो अपन को पता है कि अगर आप मुझसे ये पूछोगे ऐसे लिख के अगर मुझे दोगे, तो मैं ये तो पता कर लूंगा कि इस पे चार्ज कितना है और इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना है ये तो मुझे दिख रहा है इससे। सो उसको देख के अपन को ये तो दिख ही रहा है कि इसका प्लस चार्ज है, +3 चार्ज है, और इस पे जो चार्ज है वो -4 है। अपनी मर्जी अपन क्या करें, या तो आप एक मॉलिक्यूल ले लो, जैसे एक सल्फेट लोगे तो भी सल्फर में +6 आएगा, और तीनों सल्फेट को मिला के लोगे तब भी उस पर +6 ही आएगा, सल्फेट पे, सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप अगर एक को निकाल के लोगे तब भी कर लोगे, या फिर इधर कर लो आप, एक पे +3 है तो 12 हो गया। ये मुझे कैलकुलेट करना है, 3x ले लेता हूं क्योंकि ये 3 है, प्लस -6 ये -1 होता है 1, तो इधर हो जाएगा -6 से जो 3 हो जाएगा 18 इक्वल टू 0 ले लो भाई, x का वैल्यू पर 2 आ गया। बाकी अपन यही कैलकुलेट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये +2 है। तो मुझे नहीं लगता अपन को कोई प्रॉब्लम जाएगा हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, अब अपन को एक बात अच्छे से पता है, कभी भी किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। सो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है cannot be greater than its valence electron, be greater than its valence electron, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लो अपन ने लिखा CrO5, ये +10 आ रहा है, हो ही नहीं सकता, तो फिर कैसे बताऊंगा, एटॉमिक नंबर फिर पता होना चाहिए आपको, 24, 2, 8, 8 और 6, मतलब इसका आंसर जो मैं लिखूंगा दैट विल बी 6। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही होता है, किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, ये अपन को पता है। अगर मैं सल्फर के लिए कैलकुलेट करूंगा तो इट इज कमिंग आउट टू बी 7, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 कैसे बता सकते हैं।
तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो अपन कहेंगे आंसर अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा सल्फर इज 16, 286 लिख लूंगा मैं, आंसर 6। मतलब फिर अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहा है तो अपन फिर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे। ठीक है, तो उससे ज्यादा नहीं बता सकते। एक तो ये बात आ जाएगा। अब होगा क्या ना, जैसे सर ठीक है, अब अगर अपन चेक करेंगे इस केस में, इसमें तो आप सीधा सीधा लिखो ना ऐसे, इसमें 3 था ना। अब मुझे ये पता चल गया था इसको देख के कि इस पे +3 चार्ज है, तो 3 × 4 हो गया। इसके लिए कैलकुलेट करना था मुझे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3x हो गया। ये -1 होता है एक, तो -6 × 3 कितना हो जाएगा, -18 हो गया। और पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, 0 लिख लो, हो गया। अपने कैलकुलेट कर लोगे। अब इसमें अगर कोई डाउट है तो बोलो कि इसमें मुझे डाउट है। देखो अपन के पास अगर कोई भी ऐसे गिवन होता है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि भाई अगर आप मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोगे तो इन नंबर से मुझे ये पता रहता है कि आपने क्यों बनाया होगा। ऐसे मान लो अपने पास मैग्नीशियम और Cl-1 है, तो आप क्या करोगे, MgCl थोड़ी लिखो, आप तो ऐसे करो MgCl2 बनेगा। मैंने वही किया ऑक्सीडेशन। फिर भी अगर डाउट है तो और एग्जांपल ले लेंगे अपन। मैं तो मिनिमम एग्जांपल इसलिए कि भाई ठीक है, अपन को एक बार पता चल जाए, शीट सॉल्व करो फटाफट, और कहीं से भी क्वेश्चन, मतलब अपन को क्वेश्चन और एग्जाम में अपन को बस आना चाहिए कि ऐसे सॉल्व करते हैं, बाकी प्रैक्टिस आप कर लो। टाइम है तो बताओ, तो फिर मैं और क्वेश्चन दे दूंगा। सो विल हैव लाइक दिस। अब मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा, ऑक्सीडाइजिंग। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? हाँ, फाइनल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो अपन को बताने होते हैं, वो उसका इलेक्ट्रॉन, राइट। मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता, मेरा मतलब ये जो फाइनल शेल वाले नहीं बताने, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में आगे भी बताऊंगा, पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा किसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है वो थोड़ा बताऊंगा मैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में अपने को 6-7 सेंटेंस ऐसे हैं जो पता होना चाहिए, तो सारे क्वेश्चन आप। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर अपन बात करेंगे तो अपन कहेंगे देख भाई, इफ सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कौन सा होता है अपन को पता है, द लीस्ट ट्रस्टेबल एटम इज कॉल्ड सेंट्रल एटम, लीस्ट ट्रस्टेबल एटम इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। सो इफ सेंट्रल एटम इज इन इट्स हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब किसी का भी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं अपन हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ही बिहेव कर सकता है, सिर्फ। अगर किसी को मतलब ऐसा ना, बिल्कुल बेटा, मतलब तुम लोग रिपीटर वाले बच्चे हो ना, तुम लोग मतलब बोल भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही बोलता रहूंगा। तुम लोग अनम्यूट करो और बोलो अगर कोई बात है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम बिल्कुल किसी बात पे अगर तुम्हें लगता है कि नहीं आया समझ में, झगड़ लो। अरे कोई ये थोड़ी सर पढ़ाएंगे हमें पढ़ लेना है, खत्म हो गई बात। अरे आप तो बिल्कुल झगड़ो कि मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा। अगर कोई बात है तो आप अनम्यूट करो और बात करो, तभी तो मजा आएगा। बोलो अगर कोई डाउट है तो। हाँ सर डाउट था नो सर। सर CRO5 में आपने वो 6 लिया था ना, लेकिन उसमें तो हम लोग थर्ड शेल ही लास्ट लेते हैं ना, सॉरी फोर्थ शेल। थोड़ा जोर से बोल, थोड़ा जोर से बोल। सर मैं बोला था CRO5 में आपने लास्ट शेल का बोला है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें 2 ही होते हैं, बाकी 4 तो डी में होते हैं ना सर। जब अपन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं ना इनका, जैसे आपने कहा कि भाई
इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना अपन प्रोग्राम का, तो 3d5 4s1 है। हाँ सर। कितना होगा? 3d5 4s1। तो क्या करें अपन, 4s1 ही लिखें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, या 3 लिखें या 5 लिखें, क्या लिखें अपन? तो मैंने आपसे कहा कि किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कुछ भी लिखो, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लिखते हैं वैलेंशियल, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर अपन देखेंगे तो जैसे आयरन है 26 हो गया, आप मतलब ऐसे पूछते तो और भी अच्छा लगता मुझे कि सर आयरन तो 3d6 4s2 होता है, अब इसका क्या लिखूं? चलो इससे तो मैं +2 लिख लूंगा। अब क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दूं क्या? तो +8 लिख दूं क्या, जैसे आपने वहां पर +6 लिख दिया? मतलब और या फिर अपन ऐसे करते हैं, अच्छा इसको तो आप इससे लिख रहे हो, मैं तो इससे पूछ रहा हूं सर, 2 8 8 और उसके बाद बचा फिर 8, अब बताओ आप। तो क्या आयरन का 8 लिख दूं? मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, राइट ना? तो मैंने तुमसे क्या कहा था कि पीरियोडिक टेबल में मैं आपको और बताऊंगा कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है, एक +2 और एक +3। इससे आगे अपन को पढ़ना नहीं, क्योंकि आज तक अपन को अगर इसके आगे कुछ सीखना है ना, तो उसमें एक ही कंपाउंड अपन को बताया गया और वो ये था, फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर वाला। इसमें ही आयरन का +6 हो सकता है बस, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन अपन एक आध कंपाउंड के लिए मैं कभी ऐसे एक्सेप्शन बोलूंगा नहीं, अब पूछोगे तो बता दूंगा, क्योंकि ये कंपाउंड मैंने इसलिए बोल दिया वो भी क्योंकि वो एनसीईआरटी में डी ब्लॉक में गिवन है, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। अब एक कंपाउंड की वजह से मैं तुम्हें सिखा दूं कि आयरन +6 भी होता है, 8 नहीं होता। 8 तो वैसे भी नहीं हो सकता, 8 तो ऑस्मियम के अलावा किसी का नहीं हो सकता ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के अलावा किसी का नहीं होता। तो ये जो डी ब्लॉक वाले हैं ना, इनको ट्रस्टेबल सीरीज में इसलिए तो इंक्लूड नहीं किया करते, क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा वो डिपेंड करेगा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, कॉपर +1 है, कॉपर +2 है, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? +2 सर। +2। तो बोल कहेंगे इसमें तो D10 है सर, 10 है, मैंने को पता किया कि D10 नहीं, और इसमें तो D9 हो रहा है, मतलब D10 से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपसे क्या बोला, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से कैलकुलेट नहीं करना है, बिकॉज दे कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा? जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाएगा, वो ज्यादा स्टेबल। ओके सर, तो उसमें भी वही होता है ना सर? हाँ, इसलिए मैंने उसकी ज्यादा बात नहीं की, इसलिए मैं चुप रहा उसमें कि यार उसकी ज्यादा बात नहीं करते। ओके सर, समझ। है ना? तो उसमें थोड़ा सा एक बार ना, मतलब अभी अपन मेरा अभी ज्यादा फोकस ये है कि यार रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और मूल कॉन्सेप्ट बताओ, मतलब ज्यादा इसमें नहीं फंसना। पीरियोडिक टेबल में आप इन सबको एक्सप्लेन कर देना कि कैसे आता है ना? फिर अपन लिखेंगे तो वही वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो अपन कहेंगे अच्छा KMnO4 में ये +7 है, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। H2SO4 में ये +6 है, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 में ये +5 है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर वही ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा, वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा अगर अपने पास वही आ रहा है, जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा। इवन अगर मेटल्स, जो मेटल के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, तो अगर मेटल अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सिल्वर तो +1 ही होता है, उसके अलावा वैसे भी शो नहीं करता, बहुत मुश्किल से शो करेगा। इस टाइप के मत लिखो, मतलब इस टाइप के अपन लिखते नहीं है। मैंने कॉपर इसलिए ले लिया था कि चलो भाई कॉपर, क्योंकि अपन फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये सब है क्या,
प्रॉपर +2 रेफरेंस इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, तो एक्सेट्रा। इसमें और भी लिख सकते हैं, पर मतलब ऐसा नहीं है कि अपन ने और नहीं लिख सकते, अपन और लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अपन ने तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि अगर मेटल के एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लोअर वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट इसका उल्टा, तो अपन कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो व्हेन द राइट ना व्हेन सेंट्रल एटम इज इन इट्स, ये सेंट्रल एटम है, central atom is in its lowest possible oxidation state, lowest possible oxidation state, तो अपन कहेंगे then that will act only as a reducing agent. So वो generally होता है number of electrons required to complete octet, required to complete octet, है ना, to complete the octet वो कहते हैं। तो ठीक है भाई, जैसे अपन ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख के लो भाई, हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि अपने लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, लूज नहीं कर सकते। तो अपन कहेंगे अगर नाइट्रोजन +5 में है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते किसी भी रिएक्शन में, वैलेंस शेल से निकलते हैं, तो इसके +5 में है तो सारे इलेक्ट्रॉन दे चुका है, ये सिर्फ ले सकता है, दे नहीं सकता। जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे सकता है ले नहीं सकता वो रिड्यूसिंग एजेंट है। NH3 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, Ki ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, Hi ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, HBr ऑक्टेट कंप्लीट है, लाइक दैट वी कैन राइट द रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो अपन रिड्यूसिंग एजेंट्स बता सकते हैं। अगर कोई सेंट्रल एटम अपने हाईएस्ट पॉसिबल में भी नहीं है और लोएस्ट पॉसिबल में भी नहीं है तो दे विल एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, वो दोनों जैसे बिहेव करेगा, है ना। फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों जैसे बिहेव करेगा। सो इफ और मेटल में तो लिख सकते हैं फॉर मेटल्स, जैसे इसमें लिखा उन्हीं को लिख देता हूं, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज अ रिड्यूसिंग। अच्छा कॉपर 2 बार लिख दिया तो अपन कोबाल्ट कर देते हैं, एक बार इसको +3 लिख लेते हैं, तो ये भी कोबाल्ट कर देता हूँ, +2 लिख लेता हूँ, Sn +2 लिख लेता हूँ, एक्सेट्रा। सर वो भी 2 बार हो गया कोबाल्ट, तो वो भी लिखा था, तो निकल कर दो फिर। चलो भाई ठीक है, निकल कर। तो मैं तो सोचना शुरू कर देता हूँ यार, और क्या बताना है, और क्या बताना है। ये तुम लोगों के साथ एक चीज होती है ना दिमाग में कि यार सीधी सीधी बात करो, गड़बड़ मत करो, और अब क्या बताना है। तो अब अपन कहेंगे अगर मान लो सेंट्रल एटम, इफ, तो अपन ऐसे लिख देते हैं इसको, जैसे अपन ने लिखा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो कौन सा कंपाउंड है जो रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग, तो अपन कहेंगे ठीक है सर, रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट कैन ओनली लूज इलेक्ट्रॉन, only lose electron. Oxidizing agent can only gain electron. Gain electron. और अपन मतलब अपन में से कोई भी KMnO4 को भूल नहीं सकता कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम सबको पता है। When central atom is neither in highest possible, nor in lowest negative, lowest possible, तो फिर वो दोनों जैसे बिहेव कर लेगा, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। ठीक है भाई, SO2, NO2, N2, नाइट्रोजन के बहुत सारे होंगे तो अपन ज्यादा ही लिखेंगे, ठीक है ना। फिर अपन लिखेंगे I2 लाइक दैट ना, व्हिच कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। MnO2 वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, डिपेंड करता है कि वो क्या है। तो ठीक है, we got that, which can act as both the oxidizing and reducing agent, and these are the element which can show the disproportionation, which shows disproportionation, can show disproportionation.
डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज भी करे और गेन भी करे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। जो इलेक्ट्रॉन लूज भी करे और जो इलेक्ट्रॉन गेन भी करे। बस ये तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिडक्शन प्रोसेस शो कर सकता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो कर सकता है, और ये दोनों जैसे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है ले भी सकता है, देन इट विल कैन शो द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। So that is about that oxidizing agent, reducing agent, and right now we can say that इससे अपन को ये पता चल जाएगा। अब अपन एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अब हाँ मल्टी सेंट्रल अपन लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी कभी अपन को स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी तो अपन बता सकते हैं इससे। मल्टी सेंट्रल कंपाउंड, अब मल्टी सेंट्रल एटम का मतलब हो गया कि जिनमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो गया। अपन स्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं क्योंकि तुम्हें आइडिया होता है केमिकल बॉन्डिंग का, वरना नहीं बताता मैं, फिर वो बॉन्डिंग के बाद ही बताता, बॉन्डिंग में बताता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है, चलो पढ़ देते हैं। अगर मान लो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स विथ मोर देन वन सेंट्रल एटम, कंपाउंड्स मतलब that is I'm talking about the oxides and oxyacids है ना, with more than one central atom, more than one central atom। अब देख अपन स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड होते हैं ऑक्साइड्स। अपन क्या करेंगे, जैसे अपन लिखेंगे इफ, अब मल्टी सेंट्रल एटम के लिए कुछ एग्जांपल लिख देता हूं पहले मैं, फिर उसके बाद अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लिखते हैं, मल्टी सेंट्रल एटम का मतलब ऐसा होगा, मेरी मर्जी, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम लेना है, वो मल्टी सेंट्रल एटम होता है। ये सब मल्टी सेंट्रल एटम्स हो गए अपने पास, जिनमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम्स होंगे। मल्टी सेंट्रल एटम इस टाइप के जो जिनमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है, अपन इन सब में भी लिख सकते हैं ऐसे। और थोड़ा अपन को पता है कि भाई ये दोनों थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उनको लिख लिया। ये होता है, चलो देखते हैं अपन क्या करेंगे। इफ राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, that is equal to number of valence electron, number of valence electron, right? Then there exists one oxygen atom between each central atom, one oxygen atom, उसको अपन ऑक्साइड बॉन्ड कहेंगे, between each central atom, between each central atom। तो अपन कहेंगे जैसे अपन ने लिखा H2S2O7, ठीक है, ये क्रॉस 6 आ रहा है, मतलब इसमें ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। एग्जाम्पल लिखने, मान लो अपने पास ऐसे गिवन है P4 होता है, तो अपन इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे ना तो ऑक्साइड बॉन्ड है क्योंकि नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इधर भी ऐसा। तो पहले इसी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर P4O10 का बना लेंगे। तो अपन कहेंगे देख भाई इधर ये तो बनेगा ही बनेगा, चलो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सल्फर अपन को पता है कितने बॉन्ड बना सकते हैं,
लो भाई डबल बॉन्ड सल्फर के 6, ये हो गया राइट ना। ये अगर एक बन रहा है तो अपन को पता है फिर कैसे बता रहे हैं। अगर मेरे पास P4 होता है तो अपन को पता है भाई, आपने लिखा हुआ देयर एग्जिस्ट वन ऑक्सीजन एटम बिटवीन ईच सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम तो फास्फोरस है। सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कह देता हूं, ये +5 मतलब फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन एटम आएगा। और लो भाई, एक फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस, तीसरा फास्फोरस और ये 4 फास्फोरस हो गए। आपने लिखा है वन ऑक्सीजन एटम बिटवीन ईच सेंट्रल एटम, तो इन दोनों के बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में। अभी मैं इन दोनों के बीच में भी लिख देता हूं, इन दोनों के बीच में भी लिख देता हूं और इन दोनों के बीच में। अभी हो गया बिटवीन ईच सेंट्रल एटम। अब फास्फोरस के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। तो काउंट करेंगे तो अपन 6 ऑक्साइड बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 5 6। बाकी सभी के पास दे दो एक ऑक्सीजन एटम, ये बन गया स्ट्रक्चर, राइट। P4 होता है। अगर अपन कहेंगे ठीक है सर, मेरे पास ऐसे केवल है Cl2O7, ये +7 आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास ऐसे स्ट्रक्चर होगा। बाकी अपन को पता है क्या करना होता है। अब ऑक्सीजन बताओ कितने? तो स्ट्रक्चर, अब मान लो अपन ने कहा कि ठीक है विल राइट द स्ट्रक्चर, अपन स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को लिखने में। अब मान लेते हैं अपने पास कोई दूसरा कंपाउंड, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। अगर उससे ज्यादा है तो क्या करेंगे? अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर ज्यादा है तो फिर चेक कर लेते हैं क्या होगा। इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज मोर देन द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, more than number of valence electron, no? Normal oxidation state. If oxidation state of central atom is above normal, इस बार अपन ने above normal लिखा है, मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा, more than वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या होगा? तो अपन कहेंगे then in that case then there exist peroxide bond, 2 oxygen atom, that is peroxide bond between each central atom, peroxide bond between each central atom। फिर वैसे नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेता हूं, इसके लिए एग्जांपल ले लेंगे तो इसके लिए एग्जांपल लेंगे तो विल राइट लाइक दिस एग्जांपल H2S2O8, ये +7 आ रहा था, +7 तो हो नहीं सकता, तो +6 कर लूंगा। कैसे? सल्फर के बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड बना, अब पेरोक्साइड बॉन्ड बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, इधर अगर अपन चेक करेंगे, इधर अपन ऑक्साइड बॉन्ड बना लेते हैं, थोड़ा सिमेट्रिक दिखने के लिए ऐसे बना लेते हैं। तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ जाएगा स्ट्रक्चर में, क्योंकि 2 ऑक्सीजन ऐसे आगे जिन पे -1 चार्ज है, जबकि अपन क्या कैलकुलेट कर रहे थे, सभी ऑक्सीजन पे -2, जबकि स्ट्रक्चर में 2 ऑक्सीजन पे और नेगेटिव चार्ज जो है वो -1। अगर अपन कैलकुलेट करें तो इस सल्फर के अराउंड इधर 2 इलेक्ट्रॉन शेड है ना उसकी तरफ, और इसकी तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेड है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसमें -2 लिख लो, इसमें +2 लिख लो। उधर भी ऐसे करेंगे, ये -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट है तो इधर +1 आ जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ है तो +1 इस पे, -1 इस पे, आपने लिखा ही हुआ है। अब सल्फर के अराउंड अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट करोगे तो 6 ही आ रहा है, इधर भी ऐसे
इस पे -1 है तो इस पे +1 होगा, इस पे -2 है तो इधर +2 होगा, इधर -2 है तो इधर +2 होगा, और इधर -1 है तो इधर +1 होगा। सल्फर के अराउंड +6 चाहता है, तो वो स्ट्रक्चर अपने आप ही ऐसे एडजस्ट कर लेता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन कभी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। तो वी कैन राइट लाइक दिस, उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड आ जाएंगे मल्टी सेंट्रल एटम में, अपन ऐसे लिख के बता देंगे और क्या। तो लाइक दैट वी कैन राइट है, मतलब अगर पेरोक्साइड बॉन्ड होंगे तो बाकी मतलब ये मार्शल एसिड होता है उनको पता है, राइट। If oxidation state of central atom is below normal, then there exists covalent bond between the central atoms. Bond between the central atoms. तो सेंट्रल एटम के बीच में फिर कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा आपके पास। देयर विल बी अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल एटम। तो ठीक है भाई, एक बार देख लेते हैं से। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं अपन, मान लो उसके लिए एग्जांपल लिख लिया अपन इसके लिए, तो इनमें से ऐसे कर लेते हैं अपन H2S2O6 एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा इसका मतलब है इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड बनेगा, क्योंकि नॉर्मल से कम आ रहा है, लोअर देन इसका स्ट्रक्चर। अगर अपने पास ऐसे गिवन है दैट इज N2 लिखेंगे अपन तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड तो बनेगा। अब ये काफी इजी था वैसे तो, ये अपने पास ऐसे गिवन है N2O3 गिवन है या N2O4 गिवन है, ये +3 है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में अपन बॉन्ड बना सकते हैं। अनसिमेट्रिकल हो जाएगा ये थोड़ा, सो अनसिमेट्री की वजह से इसका स्ट्रक्चर भी अपन कभी कभी 2 बता देते हैं कि ऐसे भी बना सकते हो, थोड़ा सा सिमेट्री के, लेकिन सिर्फ इसमें है N2 होगा, लेकिन वी हैव रिटन दैट होना चाहिए ऐसा, ये भी अपन बता देते हैं सिमेट्री की वजह से, बट दिस विल बी मोर करेक्ट, राइट ना, क्योंकि उसमें अपन ऑक्सीडेशन स्टेट से बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो आ ही जाता है। वो दोनों ही स्ट्रक्चर हो सकते हैं, दोनों में से वो सिमेट्री के लिए तो कंपाउंड अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है कभी कभी। अब हम कहेंगे इसमें ना एक ही पार्ट ऐसा है, जैसे मान लो अपन ने कहा द अबव रूल्स इज जनरली कैन भी अपन लिख सकते हैं, इज जनरली वायलेटेड बाय फॉस्फोरस। वो फॉस्फोरस कभी कभी वायलेट करता है, जनरली वायलेट करता है, बिकॉज इस केस में वो उसके नेचर की वजह से ऐसे, बिकॉज irrespective of the oxidation state, it always form। अब एक ही एटम है तो अपन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाए, तो याद रख सकते हैं क्योंकि एक ही एटम है फॉस्फोरस, उसके अलावा बाकी सब ये रूल्स फॉलो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट it first forms PO बॉन्ड, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट से हटके उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट है, पहले वो PO बॉन्ड बनाएगा। वैसे तो इसमें ही बनाए थे अपन, पहले वो क्या बनाएगा, PO बॉन्ड बनाएगा। तो फॉस्फोरस में अगर मैं मान लो एग्जांपल लिख लेता हूं कि भाई P4O10 तो अपन ने लिखा ही था, अब P2O6 है तो भी अपन कहेंगे सर इसमें 6 है, P2 है ना, P4O6 है,
P4O6 है तो 12 3 + 3 है, लेकिन फिर भी मैं इसमें PO बॉन्ड ही पहले बनाऊंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑक्सीडेशन। पहले क्या बनाएंगे अपन, PO बॉन्ड बनाएंगे, ये बनेगा P4O10 तो देख ही रहे हैं। फास्फोरस, अब सभी एटम के तुमको पता है कि जैसे नाइट्रोजन है भाई, या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या 5 बनाएगा। 5 बना नहीं सकता क्योंकि डी ऑर्बिटल होता नहीं, लेकिन फास्फोरस या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या 5 बनाएगा, वो अपन को पता है। अब अगर मान लो अपन को कहेंगे फास्फोरस में चाहे आप कुछ भी लिखो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप ऐसे भी लिखो P4 है, दिस फास्फोरस सल्फाइड इज यूज्ड इन मैच स्टिक, माचिस बनाने के लिए काम में आता है, इसलिए वो मैंने लिख दिया था। तो अगर इस टाइप का कुछ कंपाउंड आएगा ना, तो जनरली अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर मेरे पास ऐसे होता तो मैं क्या बनाता, बाद में उसमें सल्फर डाल देते, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करता तो ये 6 हो गया और 4, ये तो मतलब फ्रैक्शन में ही आ रहा है। और कभी भी अगर कोई फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट आता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट विच आर फ्रैक्शन है, तो अपन को ये पता होता है कि जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया C3O2, अपन को पता है ये 3 4/3 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, उसको अपन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो अपन से ये बोलेंगे तो कहेंगे बताओ कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो अपन पता है +4/3 है, लेकिन उनके एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड, अपन स्ट्रक्चर से बताएंगे, ये -2 है, ये +2 हो जाएगा, ये +2 है, ये -2 है, और इन दोनों की वजह से 0 0, इधर भी 0 हो जाएगा, उसी मेटल में जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +0 और +2। कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फ्रैक्शन आ रहा है, इसका मतलब है अपन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या तो स्ट्रक्चर से बताएं या बताओ भाई उस कंपाउंड में, क्योंकि फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। जैसे मतलब अपने पास ये है Fe3O4 है मेरे पास, तो Fe3O4 में अपन को पता है दिस लाइक दिस, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आप 8/3 बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में वो +2 और +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो अगर फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो अपन कहेंगे कि भाई वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा उसके कि वो किस टाइप, ये इट इज अ मिक्सचर ऑफ, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। अगर कभी भी फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो अगर ये अज्यूम करेंगे हमेशा कि इसका मतलब है कि उसमें जरूर कुछ स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऐसे भी लिखा था, वो देखते हैं फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब फास्फोरस की बात कर रहे थे पर मैं उसको अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जैसे मेरे पास P है तो मैं क्या करूंगा ना, इसमें पहले ऐसे बना लूंगा। अब ऑक्सीजन की जगह अपन सल्फर डाल देंगे, ये अपन को पता है क्योंकि ऑक्साइड में अपन ज्यादा फेमिलियर होते हैं, इसलिए ऐसे बना, खत्म हो गया ऑक्सीजन। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अब देख फास्फोरस 2 बॉन्ड या 1 बॉन्ड तो बनाता नहीं, या तो 3 बनाएंगे या 5 बनाएंगे, तो यहां पर अपन फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड बनाते हैं, 3 बन गए सबसे। तो फिर अपन कहेंगे अब स्ट्रक्चर लिखो इसका, तो अपन कहेंगे देख भाई 3 तो PP बॉन्ड बन ही रहे होंगे, तो थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसे, 3 तो PP बॉन्ड बन रहे हैं, और एक फास्फोरस ऐसे ले लेते हैं जिससे कि अपन इसको सल्फर ऐसे, अब वो ऑक्सीजन की जगह मैंने ऐसे लिख दिया, बना लो उस टाइप से स्ट्रक्चर। अब उधर ऑक्सीजन को अपन ऐसे लिख देते हैं, ऑक्सीजन तो ये वाला बन जाता है, वरना ऐसे अपन ने बताया सब्स्टिट्यूट करके। तो फास्फोरस में अपन को पहले क्या करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट वी हैव टू राइट द स्ट्रक्चर लाइक दिस।
अब फास्फोरस में एक ही ऐसा कंपाउंड है, कंपाउंड फास्फोरस का, ऑक्सी एसिड या ऑक्साइड, चाहे आप ऑक्साइड बोल दो चाहे ऑक्सी एसिड बोल दो, एक ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें पीपी बॉन्ड बनता है, उसके अलावा किसी में पीपी बॉन्ड नहीं बनता, और वो है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। द ओनली कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस जिसमें पीपी बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। उसमें पीपी बॉन्ड बनता है, तो पता लिख देते हैं, ये है आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें पीपी बॉन्ड बनेगा, दिस इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इट इज अ टेट्राप्रोटिक एसिड, मतलब 4 प्रोटॉन देगा। सो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड मतलब H4P2O6, दिस इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। दिस इज द ओनली एसिड जिसमें फास्फोरस का पीपी बॉन्ड बन सकता है, बाकी किसी में फास्फोरस, किसी भी कंपाउंड में फास्फोरस के पीपी बॉन्ड नहीं बनेगा, फास्फोरस हमेशा पहले पीओ बॉन्ड बनाएगा। अब अपन से पूछेंगे ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऐसे अपन से कहा गया कि अच्छा ठीक है, अपने पास मतलब ऐसे कुछ कुछ कंपाउंड अपन से बनाए उन्होंने, और पूछा तुमसे कि बताओ मतलब क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मेनी सल्फर सल्फर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन H3O9? H3O9 is this. This is trimeric sulfur triazole. तो कितने होंगे तो अपन तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बता देंगे। ये +6 है, मतलब सभी सल्फर के बीच में वो होगा, तो फिर आंसर इज 0, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट भाई सल्फर नाइट्रोजन फास्फोरस के अलावा तो बाकी सब नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सभी एटम के बीच में एक ऑक्सीजन है। How many oxygens are present in oxygen atom is present between Br3O8? तो अपन कहेंगे ये 16 होता है, 16 डिवाइड बाई 3 होता है, तो +7 से तो छोटा है 16/3, तो अपन कहेंगे आंसर 0। आपने उसमें भी 0 लिखा, इसमें भी 0 लिखा, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, मतलब ऐसे बताते जा रहे हैं। मैं तो स्ट्रक्चर भी बना रहा था और बताता भी जा रहा था। भाई सल्फर के लिए तो अपन ऐसे बनाते हैं, ये लो बना, सभी सल्फर के बीच में एक ऑप्शन होगा ना, क्योंकि नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट SO3 राइट। Br के लिए तो अपन को पता था कि भाई Br में आप ऐसे लिखोगे, Br बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा। दिस द स्ट्रक्चर, Br3। ये स्ट्रक्चर होता है Br3O8 का। Like that we used to write the structure of Br3O8. सेंटर वाले Br पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, उसमें सेंटर वाले Br पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो Br का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 होता है ना, तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, विल राइट दैट हाउ मेनी सल्फर सल्फर बॉन्ड is present in Na2H2O3। तो Na2H2O3 में तो अपन कहेंगे भाई दिस इज लाइक दिस, नो
सोडियम सल्फेट में आपने एक ऑक्सीजन की जगह सल्फर लिख दिया होगा, तो सल्फेट का स्ट्रक्चर तो ऐसे होता है, है ना। सल्फेट का स्ट्रक्चर तो अपन ऐसे लिखते हैं, और सोडियम सल्फेट में एक ऑक्सीजन हटा के लिख देते हैं। ओ, एक सल्फर सल्फर बॉन्ड है, दिस इज सोडियम थायोसल्फेट। थायो इसलिए क्योंकि सल्फर, और ये सोडियम सल्फेट भी होता है। अगर अपने पास कोई भी बॉन्ड, मतलब कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें भी अपन देखेंगे तो सभी ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, जैसे दैट इधर तो +6 है, इधर +6 है, लेकिन इधर अपन कहेंगे ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये +4 है। मतलब जो फ्रैक्शन आना था बीआर में, और फ्रैक्शन नहीं होके, वी नो दैट अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो अपन को फ्रैक्शन नहीं मिलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। So, like that, we can write the structure of molecules which have more than one central atom. बस हमें एक फास्फोरस के लिए याद रखना है कि फास्फोरस में हमेशा पहले पीओ पीओ बॉन्ड बनेंगे, और उसके बाद अपन कोई दूसरा बॉन्ड बना सकते हैं। अब आते हैं अपन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पे। देखो, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में अब इसमें और ऑक्सीडेशन स्टेट आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, कितना भी कंपाउंड लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब अपन बहुत सारे कंपाउंड नहीं लिखना चाहते। मैंने आपको कंसेप्ट बताया, आप कहीं भी मतलब सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एग्जांपल तो बहुत सारे आ रहे हैं दिमाग में, लेकिन मतलब ये वाला एग्जांपल तो एनसीईआरटी में गिवन है ना, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, तो दोनों तो मुझे पता नहीं था, वो भी वो ग्रीन कलर में पूरा मतलब उनने सजा के लिखा हुआ है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, जैसे अपन लिखेंगे दैट इज, लिखने वाले अपन अब कि भाई बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में अपन क्या करेंगे, वैसे तो 3 मेथड्स होते हैं, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और ऑक्सीडेशन नंबर। सो एसिडिक मीडियम होता है, बेसिक मीडियम होता है, और एसिडिक नंबर, वो राइट ना, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। एक तो नॉर्मल बैलेंसिंग होता है कि भाई बैलेंस कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस कौन कौन से है ना। सो रेडॉक्स रिएक्शन तो अपन कहते हैं भाई जिनमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो, टेक प्लेस, या फिर अपन कहते हैं कि वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, या फिर अपन कहते हैं दैट इज कम प्रोपोर्शनेशन, इसका रिवर्स कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, ये मतलब रेडॉक्स रिएक्शंस है। अब अपन क्या करेंगे कि भाई एक तो मतलब मैक्सिमम होगा तो अपन एक मेथड सीख लेते हैं बस, बाकी सीखने की जरूरत नहीं। हम बैलेंस करेंगे एन फैक्टर मेथड से, बिकॉज एन फैक्टर रेशियो इज रिवर्स ऑफ मोलर रेशियो। तो स्कूल वगैरह में थोड़ी लिखना है, तो बैलेंसिंग से मतलब है जब अपन को लगेगा यार नहीं कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो अपन किसी एक मीडियम को चूज करके लिखते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक अगर इन्वॉल्व होगा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स में, तो मैं कहूंगा हमेशा आप बैलेंस करो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम लेके। अब अपन एक बार देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो अपन ने कैलकुलेट किया रेडॉक्स रिएक्शंस ना। सो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय एन फैक्टर मेथड, तो मैं एक बार एन फैक्टर कैलकुलेट करवा लेता हूं आपसे। सो एन फैक्टर कैलकुलेशंस, the number of electron exchange in reduction or oxidation process. So number of electron exchange by a reducing agent or oxidizing agent in a redox process, or oxidizing agent in a redox process.
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रेडॉक्स प्रोसेस है, ठीक है, इन रेडॉक्स प्रोसेस. So number of electron exchange by reducing agent or oxidizing agent in a redox process. Redox process. ठीक है ना, वो n factor calculation कर लेंगे. So for acids we write that n factor calculations. तो अगर कोई मेरे पास एसिड जैसे भी ऊपर है, फॉर एसिड्स है ना, तो एसिड के लिए n फैक्टर होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आइंस, वो उस एसिड की बेसिसिटी होती है. हाउ मेनी प्रोटॉन कैन बी रिप्लेस्ड बाय बेस फ्रॉम दैट एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी. सो फॉर एसिड इट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आइंस. HCl है तो एक ही प्रोटॉन देता है, इसलिए n फैक्टर 1 होगा. H2CO3 है तो 2 होगा, H2SO4 है तो भी 2 होगा, और H2SO3 है तो भी 2 होगा. और अगर H4P2O6 है तो भी 4 होगा. लाइक दैट. H3PO4 है तो इट विल बी 3, बट अगर H3PO2 है तो PO3 है तो इट विल बी 2, और अगर H3PO2 है तो इट विल बी इक्वल टू 1. और अगर बोरिक एसिड है तो इट इज नॉट अ प्रोटिक एसिड, वो OH लेता है, इसलिए अपन उसका n फैक्टर 1 देंगे, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करते हैं. इनमें तो इनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि भाई कितने OH है. तो H3PO4 में तो फिर तो पता है जितने OH हैं वो रिप्लेसेबल होंगे. ये भी इधर अगर अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो भी ना होगा कि भाई कितना OH है उतना रिप्लेसेबल तो होगा ही होगा. इसमें एक हाइड्रोजन ये वाला रिप्लेस नहीं होता. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस और हाइड्रोजन एग्जैक्टली सेम है पॉलिंग स्केल पे. ये भी 2.1 होता है, ये भी 2.1 होता है. सो इट इज लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड. तो इसलिए फास्फोरिक एसिड में रिप्लेस नहीं होता. हाइपो में 2 हो जाएंगे भाई, 2 अपन इसके लिए लिखेंगे तो विल गेट लाइक दिस. एक ही OH होता है उसमें, तो फिर n फैक्टर 1. और बोरिक एसिड में अपन इसको पानी में डालते हैं तो ये H प्लस साइन देता नहीं है, ये OH लेता है पानी से. बोरिक एसिड पानी से ये OH लेता है, एक OH लेता है, इसलिए n फैक्टर 1. वो प्रोटॉन नहीं देता, तो पहले से ही लुईस एसिड है. प्रोटॉन OH तो तब देगा ना, H प्लस साइन तो तब देगा जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा. तो जब अपन इसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहले ये बोरॉन बेस से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करता है. जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं अपन तो दिस इज नॉट अ प्रोटिक एसिड, प्रोटॉन देता नहीं है ये तो OH लेता है. सो कितने OH लेगा? A. तो ठीक है, फिर जितने OH लेगा बेस के साथ, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग बेसिसिटी. कितना मोल्स बेस से ये रिएक्ट कर सकता है. सो बोरिक एसिड फॉर्म्स लाइक दिस. अगर कोई एसिडिक गैस है, एसिडिक गैसेस, अब अगर क्या मतलब गैसेस सारे एसिडिक ही होते हैं कुछ छोड़ के? भाई 3 न्यूट्रल गैसेस होते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वी नो दैट न्यूट्रल गैसेस. न्यूट्रल गैसेस आर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और लाफिंग गैस. और न्यूट्रल लिक्विड में कन्वर्टर प्रोड्यूस होता है, बट वो लिक्विड है, गैसेस 3 ही होते हैं. ये गैस. इसके अलावा अमोनिया इज अ बेसिक गैस. इसके अलावा जितने गैसेस हैं सारे के सारे एसिडिक ही तो होते हैं. सो अगर कोई मेरे पास एसिडिक गैस प्रेजेंट है तो मैं एसिडिक गैस को पानी में डालूंगा. पानी में डालने से कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता. जो भी कंपाउंड लेंगे वो हाइड्रोलाइसिस होता है पानी में डालने. तो यहां पर वही एसिड बनेगा जिसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहेगा. मतलब यहां पर बनने वाला है H2CO3 कार्बनिक एसिड. कभी भी किसी को भी अगर आप पानी में ऐड करोगे तो जैसे P2O3 है, ये +3 है, अगर मैं इसको पानी में डालता हूं तो ये इसको मैं वही एसिड बनाऊंगा जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इधर होगा.
तो मुझे ये बनाना पड़ेगा पानी में डालने से। तो जब मैं CO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा तो कार्बनिक एसिड बनेगा। इसका एन फैक्टर 2 है, इसलिए CO2 का एज अ एसिड एन फैक्टर 2 है। इसका एन फैक्टर 2 है, इसलिए इसका भी एन फैक्टर 2 है। इसका एन फैक्टर एसिड के लिए एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मेरे पास N2O5 है तो मैं कहूंगा ये +5 है, तो मुझे एसिड भी वही बनाना पड़ेगा जिसमें नाइट्रोजन +5 होगा। बनाऊंगा, बैलेंस कर दो। सो विल गेट दैट इसका एन फैक्टर 1 है, इसलिए इसका भी एन फैक्टर 1 है। दैट इज एन फैक्टर फॉर एसिड्स। अब अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, इसको हटाता हूं, मतलब आपको पता है, ये आप ध्यान रखो, क्वालिटेटिव में अपने काम आएगा, इधर भी काम आएगा। मान लो मुझे ऐसे गिवन है H3PO4, मैंने इसको रिएक्ट करवाया HCl मतलब NaOH के साथ, तो इसमें अपन कहेंगे भाई Na3PO4 बनाना पड़ेगा प्लस थ्राइजोH2 बनाना पड़ेगा। तो अगर मान लो मैंने इसको ऐसे बनाया, इसका 1 मोल है, इधर 2 मोल्स रिएक्ट करवाया, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा, मेरी मर्जी है ना। अपन ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई नहीं मैं तो ऐसे लिखूं, लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। NaOH है और ये Na3PO4 बनेगा प्लस थ्राइजोH2 बनेगा ऐसे। तो इधर अगर अपन चेक करेंगे तो इससे कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं मैक्सिमम, तो अपन कहेंगे 3 हो सकते हैं। तो इनफैक्टर तो इसका 3 है, लेकिन अगर रिएक्शन गिवन है तो फिर अपन डायरेक्टली नहीं बताएंगे, और रिएक्शन पहले देखो और उसमें कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए वो उसका इनफैक्टर बताना। इनफैक्टर आप किससे बताओगे? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन से। अगर रिएक्शन मत लिखो और पूछो कि H3PO4 का इनफैक्टर कितना होगा तो मैं 3 बताऊंगा, लेकिन अगर आपने रिएक्शन लिख के दिया तो फिर मैं वही बताऊंगा जितना आपने रिप्लेस किया। अगर एक रिप्लेस हुआ था और आपने बनाया होता वहां पर NaH2PO4 तो मैं 1 ही बताता। सो कभी कभी अपन रिएक्शन अगर क्वेश्चन में गिवन है एसिड बेस रिएक्शन तो आपको उसके हिसाब से बताना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही अपन लिख सकते हैं, दैट इज एन फैक्टर फॉर राइट, विल राइट दैट एन फैक्टर फॉर बेसिस। तो अगर अपन लिखेंगे दैट इज एन फैक्टर फॉर बेसिस, तो बेसिस के लिए होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस। ये अपन बोलते हैं एसिडिटी। एसिडिटी इसलिए बिकॉज एसिडिटी ऑफ द बेस, कि बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कितना प्रोटॉन रिप्लेस होगा, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ द बेस, उसको कहते हैं अपन एसिडिटी ऑफ द बेस। तो ठीक है, अपन कहेंगे भाई अपने पास गिवन है NaOH गिवन है तो ठीक है 1 हो गया, और अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गिवन है तो 2 हो जाएगा, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिवन है तो 3 हो जाएगा, राइट। और अगर अमोनिया गिवन है तो अपन कहेंगे 1 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो वी आर राइट, इसका इनफैक्टर 1 है इसलिए इसका इनफैक्टर 1 है, क्योंकि ये एक ही OH बेस है। अभी आप कोई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। अपन कहेंगे अच्छा बताओ सर इसमें क्या लिखे हैं, अपन HCl है अपने पास और मैंने उसको रिएक्ट करवाया सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इससे मैंने एक ही हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड से रिप्लेस किया। मतलब अपन मान लेते हैं कि भाई इससे अपन ने रिप्लेस किया, HCl है और मैंने एक ही वाटर बनाया और अपन ने एक ऐसे लिखा, तो फिर अपन कहेंगे भाई इसमें एक ही OH अगर रिप्लेस हुआ है तो इनफैक्टर 1 लिखूंगा मैं, जैसे आपने वहां बताया। वैसे ऐसा बेस में होना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने इसको न्यूट्रलाइज ही कम किया तो फिर अपन क्या करें, तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो फिर वैसे बता सकते हैं वो, कभी कभी अपन को ऐसे क्वेश्चंस और रिवर्स डायरेक्शन में आयनिक में देखने मिल जाएंगे, है ना।
आइनिक में ऐसे क्वेश्चन अपन को देखने मिल जाएंगे, आइनिक में कुछ क्वेश्चन अपन बना सकते हैं ऐसे। फिर सॉल्ट के लिए कहेंगे अगर अपन एन फैक्टर फॉर सॉल्ट, तो सॉल्ट के लिए होता है टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज, कैटायनिक और एनायनिक चार्ज, टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज होता है। So we can write that n factor for salt, that is total cationic और anionic charge अगर अपन लिखेंगे वहां पर, तो we'll write that जैसे NaCl है तो 1 हो जाएगा, Na2SO4 है तो 2 हो जाएगा, Na2CO3 है तो 2 हो जाएगा, NaHCO3 है तो 1 हो जाएगा। और कुछ सॉल्ट ऐसे भी होता है जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर मास में फर्क पड़ेगा, राइट? इनके मॉलिक्यूलर मास में फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे एन फैक्टर पता होगा, अगर मुझे एन फैक्टर पता होगा तो मैं इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकता हूं। भाई एन फैक्टर कैलकुलेशन का मेन पार्ट तो यही होता है कि आपको इक्विवेलेंट वेट अगर चाहिए है तो आप मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर करोगे। जरूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनेशन भी बता दूंगा कि कैसे इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन बताऊं। तो अपन इसमें मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अज्यूम करेंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट लिख लेते हैं, अमोनियम सल्फेट है, दिस इज फेरस अमोनियम सल्फेट व्हिच इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ मतलब आयरन, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट जैसे यूज करेंगे तो आयरन है, और सॉल्ट जैसे अगर बन रहा है तो फिर तो अपन टोटल एनायनिक ले लेते हैं या फिर कैटायनिक ले लेते हैं, एन फैक्टर। एलम्स वगैरह भी ले सकते हैं अपन, K2SO4 है ना, that will be Al2SO4 whole thrice dot 24H2O, so N will be equal to 8, then we can write that that is ferrous ammonium sulfate भी लिख सकते हैं अपन, these are alums है ना, वाटर सॉफ्टनर होता है alums, ferrous ammonium sulfate वो reducing agent जैसे बिहेव करता है तो अपन उसको भी लिख सकते हैं, तो that is about the salt। हमें एन फैक्टर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एसिड बेस सॉल्ट में, बट हमें रेडॉक्स रिएक्शन में हमें रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सीखना है। तो फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दैट एन फैक्टर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो उस प्रोसेस में कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है उस पर डिपेंड करेगा उसका एन फैक्टर, ठीक है ना। अपन वो कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई एन फैक्टर के उस प्रोसेस में, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं इसमें, जैसे मुझे KMnO4 गिवन है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपन सबको पता है। अगर ये Mn मान लो एसिडिक मीडियम में MnSO4, ऐसा जब भी वर्ड्स में लिखा होगा एसिडिक मीडियम, इट इज ऑलवेज H2SO4, तो अपन या तो +2 लिख ले या फिर MnSO4 भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर बेसिक मीडियम होता है तो ये KMnO4 विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू MnO2, और अगर स्ट्रांगली बेसिक होता है तो फिर अगर स्ट्रांगली बेसिक लिखा होगा तो ऐसे भी हो सकता है, फिर ये स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है K2MnO4 में, स्ट्रांगली बेसिक होता है तो K2MnO4 में कन्वर्ट होगा, वीकली बेसिक होता है तो KMnO4 इसमें भी आ सकता है, मेनली तो इसी में आता है, वीकली होता है तो। अब KMnO4 खुद तो पर्पल कलर होता है, +2 होगा तो व्हाइट पीपीटी होता है, MnO2 होगा तो चॉकलेट ब्राउन पीपीटी होता है, और K2MnO4 होगा तो ग्रीन सोल्यूशन होता है। उससे भी अपन जान सकते हैं कि किस मीडियम में रिएक्शन चल रहा है। इसमें +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ तो एन फैक्टर 5 है, +7 से +4 में कन्वर्ट हुआ एन फैक्टर 3 है, और +7 से अगर +6 में कन्वर्ट हुआ एन फैक्टर 1 है। तो एन फैक्टर डिपेंड्स ऑन कि भाई आपने रिएक्टेंट को किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट किया, उस पर डिपेंड करेगा एन फैक्टर। तो विल राइट दैट अगर मेरे पास
फॉर रिडक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। फॉर रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस में विल राइट दैट कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रिडक्शन प्रोसेस जैसे अपन को रिड्यूसिंग एजेंट लिखना चाहिए है, क्योंकि उसी के लिए कैलकुलेट करेंगे ना अपन। सो रिड्यूसिंग एजेंट तो वो होते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द प्रोसेस। देखो अपन में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये भूल पाए कि K1 4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। K1 4 में Mn+7 होता है, इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, सिर्फ ले सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन पढ़ना होता है ना अपन को। तो रिड्यूसिंग एजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द प्रोसेस, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई मेरे पास ऐसे गिवन है H2S एक बार सल्फर में कन्वर्ट कर लेता हूं, H2S एक बार SO3 में कन्वर्ट कर लेता हूं, और मैं H2S को SO2 में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो H2S सल्फर में अगर कन्वर्ट होगा ये तो -2, सल्फर में कन्वर्ट होगा तो 0, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2, ये तो +6 है तो एन फैक्टर विल बी -2 और +6 का डिफरेंस कितने 8 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और इसमें +4 है तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो एन फैक्टर विल बी डिफरेंट फॉर अ रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। वो अपन को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रिडक्शन प्रोसेस है, कौन सा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, वो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज के हिसाब से अपना कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। अब मैं एक जनरल कैलकुलेशन फॉर एन फैक्टर लिख रहा हूं, कैलकुलेशन फॉर एन फैक्टर्स। अगर अपन एक जनरल कैलकुलेशंस की बात करें फॉर द एन फैक्टर्स, तो अपन कहेंगे देखिए एन फैक्टर में क्या होगा। अब मैंने यहाँ पर बड़े सिंपल लिया हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई एन फैक्टर में ज्यादा इधर उधर नहीं था, सीधा सीधा कैलकुलेशन, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। अगर मुझे एन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो एन फैक्टर होता है, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, अपन तो बना रहे हैं बस, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट for per atom of central atom, right now or change in oxidation state for per atom of central atom multiply by number of central atom in a molecule, जिसके लिए अपन एन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एन फैक्टर कैलकुलेशन ऐसे करूंगा, मैंने यहां भी यही फॉलो किया, मतलब जब यहाँ कैलकुलेट किया, लेकिन पर एटम के लिए यहाँ एटम एक ही था तो पर एटम मतलब एक ही एटम था, तो अब क्या लिखूं पर एटम। जब एक से ज्यादा होंगे तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। जैसे मान लो अपने पास गिवन है ऐसे C2O4 2 नेगेटिव और ये कन्वर्ट होगा CO। अपन को पता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और ये +4 है, सबको पता है। अगर नहीं पता तो मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूं। इसके लिए कैलकुलेट करूंगा तो 2x, एक ऑक्सीजन -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन -8 हो गए, और रिमाइंडर पूरे मॉलिक्यूल पे मुझे क्या गिवन है 2, तो मैंने -2 किया, x = +3। ये रिमाइंडर इसलिए क्योंकि ये ऑक्सिलेट आयन है, तो ऑक्सिलेट आयन को CO2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑक्सिलेट आयन हमेशा CO2 में कन्वर्ट होता है। अपन कहेंगे ये +3 था, तो ये +3 और +4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो अपन ने लिखा था चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। चेंज कभी नेगेटिव नहीं होता, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इधर बड़ा नंबर है या इधर बड़ा नंबर है, मुझे तो डिफरेंस से मतलब है। सो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम, मुझे इसका मतलब समझ में आ गया कि एक एटम का है, इधर 2 एटम थे लेकिन आपको +3 एक एटम का है, इधर +4 एक एटम का है। Change in oxidation state per atom multiplied by the number of atom present in the molecule for which the N factor is calculated. ये इसका तो अपने पास क्या आ गया, ये हो गया इसका। अगर मान लो मैं ऐसे लिखता तो कहते हैं ठीक है मेरे पास ऐसे है और ऐसे लिखना है मुझे,
अब बताओ क्या आएगा। अपन कहेंगे किसका एनफैक्टर कैलकुलेट करना है, ऑब्वियस सी बात है, जो रिएक्टेंट में जो इधर लिखा हुआ है इसके बस पूछ रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, ये +4 है, ये +3 है, सो 4 - 3, और कितने एटम है कार्बन के? 1 किलो हो गया। फिर नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग द एनफैक्टर, वो करें। ठीक है, फिर तो हम कर देंगे। आप और दे दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लो भाई, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, H2O3 2 नेगेटिव है और H4O6 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो और इसका इन्फेक्टर लिख दो, कितना आएगा। और अगर एक बार रिवर्स भी लिख के देख लेते हैं कि अगर ऐसे लिखा है तो क्या करेंगे। S4O6 2 नेगेटिव और कन्वर्ट हो रहा है S2O3 2 नेगेटिव। तब बताओ क्या आएगा इन्फेक्टर कैलकुलेशंस। इस क्लास के बाद भी तुम्हारा क्लास है क्या? नहीं सर, अभी 3 बजे। मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि बस 2 मिनट और लगेंगे, इन्फेक्टर हो जाए हमारा तो फिर बैलेंसिंग फटाफट हो जाता है। तो अपन कहेंगे भाई इसमें आप 6 है, 2 रिमाइंडर है, +2 हो गया। 12 है, 2 रिमाइंडर है, 10 बचा, +2 10/2 हो गया, 10/4 हो गया, मतलब 2.5। तो डिफरेंस लिखना है तो 2.5 -2 कर लेता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, हो गया। इसमें भी आपने ऐसे लिखा, अब इसमें तो रिवर्स ही लिखा आपने सब, तो कोई बात नहीं। इधर 2.5 आ रहा था और इधर 2 आ रहा था, तो इधर अपन कहेंगे n विल बी इक्वल टू 2.5 -2 मल्टीप्लाई बाय 4, n फैक्टर होता है। किसी को डाउट है तो बोल, है कोई डाउट? तो मैं ये कैसे लिख लेता हूँ, मेरे पास अमोनिया गिवन है और इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ सपोज N2O, तो इसका इन्फेक्टर बताओ कितना होगा। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, अभी प्रूव जाता हूँ। ये तो मैंने लिख ही रखा है, तो इसकी क्या जरूरत है, उधर लिखा है ना, तो इसकी जरूरत नहीं है ना। कुछ और अच्छा बना लेते हैं। ये कर लेते हैं कुछ।
हो गया ना, मुझे लगता है सबका आ गया आंसर। चलो देख लेते हैं। नेगेटिव नहीं हो सकता, एन फैक्टर कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जीरो है मतलब रिडक्स रिएक्शन, नेगेटिव पॉसिबल क्योंकि चेंज कभी थोड़ी पॉसिबल होता है। अच्छा देख, इधर -3 था, इधर प्लस होता, तो 1 माइनस -3, मैंने आपसे डिफरेंस कहा था, डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन स्टेट, तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे ना, हमेशा हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। किस तरफ बड़ा किस तरफ छोटा लिखा हुआ है उससे फिर तो मतलब नहीं है। तो अब एक ही नाइट्रोजन एटम है तो भाई अपन मल्टीप्लाई में 1 करते हैं, ये वाला नाइट्रोजन है इधर से लिखा है, इधर से लिखा है, ठीक है। इधर अपन कहेंगे ये +6 है, वो +3 है, तो n विल बी इक्वल टू 6 - 3 मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू 6। बिल्कुल, अब इसका बता दो, इसमें कितना आया, ये +8/3 है और ये +2, बड़ा नंबर कौन सा है, 8/3, तो n हो जाएगा अपना, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करो, बाद में आपको पता है। हो गया ये वाला, सो 8/3 -2 into 3, फिर इज दैट, इधर देख लें, +3 + 8/3, 3 बड़ा नंबर होता है, 3 - 8/3 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आया 9 ना, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 2/3, ये 2/3 आया, ये 2 आया। मेरे ख्याल से अपन यही रुक जाते हैं, नेक्स्ट टाइम अपन इसको कंटिन्यू करेंगे और बैलेंसिंग सीखेंगे अपन, है ना, तो अपन और बैलेंसिंग सीख सकते हैं, और उसके बाद फिर अपन लेक्चर आपका RM1 RM2 वाला पार्ट जो है ना, RM1 जो होता है वो अलग से बनाया है शायद, तो मतलब उसमें लेक्चर अपलोड किया था मैंने लास्ट टाइम वाला, मतलब लेक्चर उसमें अपलोड कर देता हूँ। तो RM1 या RM2 का चैनल है यूट्यूब पे, तो मैं मतलब एक बार लिंक भी भेज दूंगा, तो इसका लिंक भी भेज दूंगा और वो भी बता दूंगा, दोनों चीजें बता दूंगा।